बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। जो बड़ी ख़बर है आज की, वो इद्दत में निकाह वाला केस था इमरान ख़ान साहब का। अगर इसमें बेल हो जाती या ये केस ख़त्म हो जाता तो बुशरा बीबी कम से कम अभी आज़ाद हो जाती, और इमरान ख़ान साहब का एक और केस जिनमें इनको अंदर रखने के लिए कोशिश की जा रही है वो भी ख़त्म हो जाता। अब इस केस के अंदर आपको पता है कि पहले 2 मरतबा जो पेशी हुई ईद से पहले, जो खावर मानिका का वकील है वो आया ही नहीं। खावर मानिका का जो वकील है वो कोई ना कोई बहाना करके, यानी ये पता चलता था कि साथ वाले कमरे में मौजूद है या उसी अदालत के अहाते में मौजूद है, लेकिन जज साहब के सामने पेश नहीं हो रहा। वो कोशिश कर रहा है अवॉइड करने की कि वो इस मामले से जितना ज़्यादा हो सके टाइम गेन करे। रिजवान अब्बासी जो है वो वकील का नाम है। अच्छा, पहले तो 2 मरतबा आए ही नहीं, अब जब आज आया तो कैसे आया, ये भी बहुत हैरत अंगेज़ कहानी है। यानी बार बार अदालत ने टाइम दिया, इसके बावजूद वकील नहीं आ रहा था। यानी पहले ये कहा गया कि सीनियर वकील रास्ते में है, 10 बजे तक इंतज़ार कर लें। और फिर जज साहब जो हैं शाहरुख अर्जुमन साहब, उन्होंने वकील से कहा कि आप किसकी तरफ से हैं। वकील ने बताया कि मैं अपील कुरिंदा की तरफ से पेश हुआ हूँ। जज ने पूछा शिकायत कुरिंदा की तरफ से कौन आया है। खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी के अदालत में पेश ना होने पर जज शाहरुख अर्जुमन ने रिमार्क्स दिए कि देख लेते हैं, अगर कोई पेश ना हुआ तो मैं आज फैसला कर दूंगा। इससे पहले भी वो वार्न करते रहे। 2 दिन ऐसा हुआ कि एक दिन बुलाया तो नहीं आया, फिर दोबारा बुलाया तो फिर नहीं आया वकील, हालांकि वहाँ आसपास मौजूद था, तस्वीरें भी मौजूद थी। तो फिर आज दोबारा जज साहब ने टाइम दे दिया कि देख लेते हैं। वक्फे के बाद जो है वो दोबारा बुलाया गया और दोबारा से जूनियर वकील अदालत में आ गया और उसने कहा कि रिजवान अब्बासी की सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियत है, अदालत 11:30 बजे का वक्त रख ले। इस पे जज साहब ने कहा ठीक है जी, 11:30 बजे का वक्त रख लेते हैं, लेकिन मैंने वार्निंग दी हुई है कि आज अगर वो ना आए तो फैसला कर दूंगा। देखिए, केस के पल्ले कख है ही नहीं, कुछ भी नहीं केस के पल्ले, इसलिए वो टाइम मांगते जा रहे थे कि हमें टाइम और दे दें। अगर जज साहब वकील ना आता तो जज साहब को आज फैसला देना पड़ जाता, क्योंकि जज साहब ने पहले भी ये कहा था, 2 वार्निंग ऑलरेडी हो चुकी थी और जज साहब ये कह चुके थे कि जनाब अब हम फैसला दे देंगे अगर वकील ना आया तो आज के दिन में ये डिले क्यों हो रहा था, जो मुझे समझ आती है, जो मैंने मुख्तलिफ अदालतों को कवर करने वाले रिपोर्टर से बात की है तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली अगर ये वकील सुबह सुबह आ जाता या 8 बजे 9 बजे अपने टाइम पे आ जाता तो सारा दिन मौजूद रहता और 4 घंटे 3 घंटे वो दलाइल देने से ऊपर जा ही नहीं सकता था। वो बहुत भी खींचता तो 1-1.5 घंटा दलाइल दे देता इस केस के ऊपर, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कंक्लूड करती तो जज को आज फैसला देना पड़ जाता। तो ऐसी सूरत के अंदर ये केस खत्म हो जाता। तो हुआ ये कि वो मैक्सिमम अदालत का टाइम ख़त्म करने की ऐसा लगता है कि कोशिश की जा रही थी। 11:30 बजे का टाइम दिया, फिर दोबारा अदालत लगी। सलमान अकरम राजा और बुशरा बीबी के वकील, इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी के वकील दोनों पेश हो गए, और PTI रहनुमा उमर अयूब और खालिद खुर्शीद भी अदालत में पहुंच गए, दीगर कुछ और लोग भी पहुंचे। अब एक मरतबा फिर, यानी 2 मरतबा हो गया, आज के दिन में तीसरी मरतबा फिर रिजवान अब्बासी साहब अदालत में नहीं आए। फिर वकील आ गया जूनियर, उसने आकर कहा कि रिजवान अब्बासी सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ है, 1 बजे का टाइम दे दें दोबारा। तो जज साहब ने कहा कि आपको पता है ना कि अगर वो पेश ना हो तो फैसला दे दूंगा। दोबारा वही बात की। अब जनाब दोबारा 1 बजे का उन्होंने, अब सारे वकील कह रहे थे कि सर आप फैसला दें, आप आगे बढ़ाएं केस को, ये क्या हो रहा है। अच्छा, ये वो वकील है जो 13-13 घंटे अडयाला जेल के अंदर समात के अंदर रोस्टम पे खड़ा रहा। वहां पे इसने बिल्कुल सुस्ती नहीं दिखाई, पूरे टाइम पे पहुंचता था, पूरे टाइम पे वहां पे रहता भी था। लेकिन यहां पे वकील अदालत भी नहीं आ रहा, पिछली 2 पेशियों भी नहीं आया। आज 3 मरतबा टाइम दिया गया और चौथी मरतबा जो है वो 1 बजे का टाइम मांगा गया कि जनाब हमें 1 बजे का टाइम दे दें। और जज साहब ने कहा अब अगर ना आए तो फिर मैं फैसला दे दूंगा। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि ईद गुजर गई है, सुप्रीम कोर्ट में हमारे भी केसेस होते हैं, हमने भी जाना होता है। जज साहब ने कहा 1 घंटा ही तो रह गया है, चले इंतजार कर लेते हैं। और जो बुशरा बीबी के वकील हैं उस्मान गुल, उन्होंने कहा कि ठीक है, आज की कार्रवाई को फिर अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना ले, जो ऑर्डर अदालत का है उसका हिस्सा बना ले। और उसके बाद ये समात का आगाज हुआ तो फिर आदम सवाती साहब भी आ गए, उमर अयूब साहब भी आ गए, खालिद खुर्शीद साहब भी आ गए, फैसल जावेद भी अदालत में आ गए। और अपने दलाइल का जब आगाज़ किया रिजवान अब्बासी जो वकील हैं खावर मानिका के, तो उन्होंने किया ये कि वो फैसला जो पहले सबने पढ़ा हुआ था, यानी जज साहब ने भी पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है, जिसको चैलेंज किया गया है, उसी को पढ़ना शुरू कर दिया। यानी ट्रायल कोर्ट का फैसला अदालत के सामने पढ़कर सुनाना शुरू कर दिया।
अब वो बार बार ये यानी सारे कह रहे थे कि ये क्यों पढ़ के सुना रहे हैं, इसको पढ़ के सुनाने का क्या मकसद है, ये तो सारी अदालत पढ़ बैठी है, आगे बात करें। लेकिन वो जानबूझ कर टाइम ज़ाया करना चाह रहे थे। फिर उन्होंने कहा जी मुझे तो 4-5 घंटे लग जाएंगे। फिर मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने बहाने किए और टाइम मांग लिया जी कि मई का टाइम दे दें, 1 महीने का टाइम मांग लिया उन्होंने जज साहब से कि कम से कम 3 हफ्ते तो आप हमें दे दें, 1 महीने के आसपास का टाइम आप हमें दे दें। तो उसके ऊपर जो है अदालत में रोला पड़ गया। फिर उस पर जज साहब ने कहा कि नहीं, मैं टाइम जो है वो कोशिश करता हूँ, देखता हूँ। फिर जज साहब ने कहा अच्छा करते हैं। और फिर हुआ क्या, ज़रा जो वहाँ लोग मौजूद थे उनकी ज़बानी में कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। और सलमान अकरम राजा साहब ने वैसे काफ़ी फ़ाइट की, लेकिन सदीक जान साहब की ज़बानी आप सुन लीजिए कि वहाँ हुआ क्या। आज फ़ैसला सुनाने की बार बार बात करने वाले जज शाहरुख अर्जुमन ने खैबर मानिका के वकील की बात जुज़वी तौर पर मान ली। राजा रिजवान अब्बासी इतना ताकतवर है कि काश लाइव प्रोसीडिंग होती इस अदालत की और आप जज शाहरुख अर्जुमन का चेहरा देखते। जज ने अभी तारीख नहीं दी और रिजवान अब्बासी रोस्टम छोड़कर चला गया और जज बेचारा देखता रह गया। सलमान अकरम राजा ने जो कुछ कहा वो फिर रिपोर्ट हो चुका है। जो शाहरुख अर्जुमन के साथ रिजवान अब्बासी ने किया, यानी जो जज साहब के साथ वकील रिजवान अब्बासी ने किया, वो किसी दर्जा चहारम वाले के साथ भी कोई नहीं कर सकता। और सेशन जज की अदालत की वक़्त थाना बी डिवीज़न बहावल नगर से भी नीचे चली गई है। समाअत जो है वो 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। हुआ ये कि जज साहब ने फिर उसके बाद 24 अप्रैल तक की तारीख दे दी, यानी जब उस वकील को कहा कि 25 तक की दे दूंगा, ये मान गया। फिर वो अदालत में छोड़ के जज साहब को चला गया। यानी उसको इतना यकीन था खैबर मानिका के वकील को कि मसला ही कोई नहीं है। अमीर अब्बास ने इसके ऊपर रोशनी डाली है। अमीर अब्बास भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वो ये कहते हैं कि सदीक जान, बहुत कम लोग रिजवान अब्बासी को जानते हैं कि ये अक्सर पाकिस्तान के सबसे ताकतवर लोगों की दिलचस्पी के मुकदमात की वकालत करते हैं। खैबर मानिका बेचारे ने तो शायद रिजवान अब्बासी का ज़िंदगी में नाम भी कभी ना सुना होगा, लेकिन उसने रिजवान अब्बासी को अपना वकील भी रख लिया। बादियों नज़र में जैसे मुद्दई बेचारा ज़बरदस्ती खड़ा किया गया है, वैसे ही उसे वकील भी देने वालों ने दिया है। जिस दिन रिजवान अब्बासी खैबर मानिका का वकील बना, मैं पहला शख्स था जिसने रिजवान अब्बासी का नाम आते ही फौरन बता दिया था कि इद्दत का केस खैबर मानिका ने खुद नहीं किया बल्कि इससे करवाया गया है। यानी रिजवान अब्बासी किसी और का वकील है, क्योंकि अमीर अब्बास ज़ाती तौर पर इसको जानते हैं और उनको आइडिया है कि ये वकील जो है वो ख़ास किस्म के लोगों के केस लड़ता है। तो खैबर मानिका को भी उन्हीं लोगों ने तैयार किया है और इस वकील को भी उन्हीं लोगों ने तैयार किया है। रिजवान अब्बासी तारीख देकर कमरा अदालत से चला गया था। जज ने बस बाद में तारीख में एक आधे दिन का रद्दोबदल करने की जसारत की है। अब देखना होगा कि राजा रिजवान अब्बासी जज साहब की इस गुस्ताखी पर दरगुजर करता है या नहीं करता। यानी आज ये बहुत ही अजीब सूरत हाल थी और बड़ी मायूब थी, अदालत के लिए बहुत शर्मिंदगी वाली बात थी। इसके ऊपर मुख्तलिफ स्टेटमेंट आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। रऊफ हसन साहब ने यह कहा कि आज जज ने कहा था मैं इद्दत का केस का फैसला सुना दूंगा, लेकिन सरकारी वकील रिजवान अब्बासी, जो टाउट वकील के नाम से पहचाना जाता है, जो पिछली 2 पेशियों से गायब था, आज बड़ी मुश्किल से अदालत पहुंचा और जज से धमकी आमेज लहजे में मजीद 4 हफ्ते मांगने लगा और समाअत मुकम्मल होने से कबल ही रोस्टम से उतर कर चला गया। जज ने तौहीन अदालत करने के बजाय एक मरतबा फिर समाअत मुलतवी कर दी। बैरिस्टर गौहर जो है वो भी ये कह रहे हैं कि एक बात उन्होंने की, उन्होंने कहा इमरान खान को डील के लिए मजबूर किया जाए, इसकी बहुत कोशिश की गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने किसी भी तरह की डील करने से साफ इनकार कर दिया और खान साहब ने कहा कि मेरा जीना मरना इसी मुल्क में है। ये बैरिस्टर गौहर ने स्टेटमेंट दिया है। अच्छा, इसमें इमरान खान साहब का जो एक स्टेटमेंट है वो आज लगाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पे, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा था, इसी मौके पर उन्होंने लगाया कि जो अदालत खुद कैद हो वो मुझे क्या रहाई दे सकती है। ये इमरान खान साहब का बड़ा तारीखी नौयत का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा जो अदालत खुद ही कैद है वो मुझे क्या रिहाई दे सकती है। दूसरी जानिब नाजरीन एक और खबर है, इद्दत पे निकाह का केस अब 24 तक चला गया है। इसको लटकाने की कोशिश थी, वो कर ली गई और पूरे पाकिस्तान ने देखा, सबको पता है, सारी खबरें रिपोर्ट हो गई हैं। यानी इतना अंधा कानून तो हमने कभी नहीं देखा था कि एक शख्स को झुकाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए इतने गंदी नौयत के मुकदमात बनाए गए, इतने घटिया नौयत के मुकदमात बनाए गए और उसके बाद उन मुकदमात को लिंगर ऑन भी किया जा रहा है। यानी कोशिश की जा रही है कि मैक्सिमम एक खातून को जेल में रखा जाए एक ऐसे मुकदमे में जिसका वजूद ही नहीं है
और वहाँ पे शर्मिंदा करने की कोशिश की जाती है, बदतमीजी की जाती है और फिर वकील पेश ही नहीं होते। और जब आता है तो वो जानबूझकर इतना लेट आता है कि अदालत का टाइम खत्म होने वाला है, फिर वो अदालत को धमकी अमेज लहजे में अदालत से बात करता है, फिर अदालत भी लंबी डेट दे देती है। हालांकि ये तो एक आधी डेट का मामला है। अब देखते हैं कि 24 को नया बहाना क्या किया जाएगा। ये जो आसफा भुट्टो जरदारी हैं, जरदारी साहब की बेटी आसफा जरदारी, नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली ने ऐवान की रुकनीत का हलफ उठा लिया। इनके खिलाफ जो मुखालिफ उम्मीदवार थे उनको बिठा लिया गया था या उनको अगवा कर लिया गया था। अब इसके ऊपर एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं शफीक शरीफ साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने तारीख का हवाला देकर कहा, आसफा भुट्टो ने बिला मुकाबला मुंतखब होकर आज कौमी असम्बली में बतौर रुकन असम्बली हलफ उठा लिया। आसफा भुट्टो ने अपने नाना की तरह ही सियासत का आगाज किया और बिला मुकाबला मुंतखब होने की अपनी रवायत को बरकरार रखा। 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो लारकाना के उस वक्त के हल्के NA 163 से इलेक्शन लड़े थे, तो उनके मुकाबले के लिए जान मोहम्मद अब्बासी खड़े हुए। भुट्टो साहब ने मुबैना तौर पर अपने मद्दे मुकाबिल को पहले अगवा करवाया और फिर बिला मुकाबला अपनी जीत का नोटिफिकेशन जारी करवा दिया। लाड़काना के तीनों हलकों से उस साल पीपल्स पार्टी बिला मुकाबला ही जीती थी। मुखालिफिन को अगवा करवाकर इलेक्शन जीतना भुट्टो खानदान की रवायत रही है। आसफा भुट्टो ने कोई नया काम नहीं किया, बात तो ठीक है। पहले भी ये अगवा करवाते हैं, बंदे गायब करवाओ, इलेक्शन जीत लो, आकर असम्बली का हलफ ले लो, बाद में बंदा केस करता रहेगा, देखी जाएगी। इन्हें पता है कि पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो जिस तरह का इंसाफ देती हैं और जितनी देर में इंसाफ देती हैं उतनी देर में तो असम्बली की मुद्दत पूरी हो जाती है। मुझे शेख रुहेल असगर ने कहा कि मैंने अपील की हुई थी और मैं ट्रिब्यूनल में चला गया और अदालत में केस चलता रहा, अगला इलेक्शन आ गया और मुझे जो पिछले इलेक्शन का इंसाफ है वो नहीं मिला, तो फिर मैंने केस छोड़ के अगले इलेक्शन के ऊपर जो है वो तवज्जो शुरू कर दी कि अगला इलेक्शन देखेंगे अब आगे क्या होगा। अब NA 260 से बिला मुकाबला मुंतखब आसफा भुट्टो की कामयाबी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है। या उन्होंने हलफ उठाया, वहां कामयाबी चैलेंज कर दी गई है। अगवा किया गया, जबरदस्ती कागजाते नामजदगी मुस्तरद कराए गए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुस्तफ़ा रिंद, जिनको अगवा किया गया था, जिनके कागजात मुस्तरद करवाए गए थे, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के अंदर जाकर आसफा जरदारी की जीत को चैलेंज कर दिया है और उनको अब डीनोटिफाई किया जाएगा। क्या किया जाएगा? या यहां पे इलेक्शन दोबारा करवाया जाएगा? देखें, ये बड़ी मायूब बात है और बड़ी शर्मिंदगी की बात है। बेनज़ीर भुट्टो की औलाद, जुल्फ़िकार भुट्टो की औलाद, हालांकि वो खुद भी इसी तरह की चीज़ें करते रहे हैं, लेकिन उनका अंजाम जो सियासत का है वो बड़ा शानदार रहा। यानी उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि मैं तारीख के हाथों नहीं मरना चाहता, इनके हाथों मर जाऊंगा मैं। डिक्टेटर के हाथों मरना उन्होंने पसंद किया, कुर्बानी थी। बेनज़ीर भुट्टो ने मुशर्रफ के साथ हाथ नहीं मिलाया और उस वक्त उन्होंने एक सख्त मौक़िफ़ रखा। फिर एक बड़े खौफनाक दहशतगर्द हमले के अंदर उनकी जान चली गई। तो उन्होंने कुर्बानियां दी थी, लेकिन ये औलाद ये कारनामे कर रही है, ये तो समझ से बाहर है। और इनके काम आप चेक करें, ये अखबार की खबर है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि सिंध में जहां पे इनकी वाहिद हुकूमत है वहां पे हालात क्या है। सिंध काश्तकारों को दी गई 4 अरब रुपए की सब्सिडी का रिकॉर्ड गायब। ऑडिटर जनरल की जानिब से रिकॉर्ड तलब करने पर महकमा ज़राअत सिंध ने माजरत कर ली, मामला टाल दिया गया। सब्सिडी किन किसानों को दी गई, कोई क्वाइफ मुकम्मल नहीं है। बाज खातादारों की फराम करदा तफसीलात जाली साबित हो गई हैं। यानी 4 अरब रुपए, 400 करोड़ रुपए की सब्सिडी जो किसानों को जानी थी वो किधर गई, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। बंदरबांट हो गई, खा गए पैसे। यानी इस तरह की है सिंध गवर्नमेंट इस अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक। यानी इनको सिर्फ ये पता है कि किसी को अगवा करके असम्बली में कैसे पहुंचना है, सदर पाकिस्तान सारे निज़ाम को यरगमाल बनाकर कैसे बनना है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कैसे करनी है, किसी का आलाकार कैसे बनना है और अपने आलाकार आगे कैसे तैयार करने। इनको इसके अलावा कोई और काम नहीं आता। यानी ये वो पीपल्स पार्टी है जिन्होंने फैसल वाडा को सेनेटर बनवाया, तो फिर आप समझ है ना ये कौन सी पीपल्स पार्टी है। नाज़रीन, कुछ खबरें हैं जो बहुत तेज़ी से मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो खबर यह है कि 21 अप्रैल के इलेक्शन के बाद, जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है पूरे पाकिस्तान में, उसके बाद पंजाब में जलसों का सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू करने जा रही है। उसके लिए उन्होंने बड़ी टीम का भी एक ऐलान कर दिया है जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। और अब देखना यह है कि पंजाब हुकूमत डंडा चलाती है, जबर करती है, बर्बरियत करती है, या फिर लेवल प्लेइंग फील्ड देती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो पंजाब के अंदर अपने जलसे जुलूस कर सके। इस्लामाबाद के जो 3 नताइज हैं तीनों हलकों के, वो चैलेंज कर दिए गए अब ट्रिब्यूनल्स के अंदर और ये कोर्ट के अंदर अब चैलेंज किए जाएंगे।
और वहाँ पे इन नताइज के मामलात को अब सुना जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इसके अंदर कोई इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दिया। और इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों में फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल करने के लिए PMLN ने एक पूरी हिकमत अमली बना ली है और आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल किया जाएगा। दावत बाज़ाब्ता दी गई है, बिलावल को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाने की ऑफ़र की गई है। तो हो सकता है आसिफ अली जरदारी इसको मान लें, क्योंकि PMLN नहीं चाहती कि सारा का सारा गंद का टोकरा वो अकेले उठाएं, और वो ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी इस खराबी के अंदर और इस सूरत हाल के अंदर जहाँ पे आवाम का कचूमर निकल रहा है, इस जुर्म की हिस्सादार बने। PMLN अकेली के ऊपर ये इल्ज़ामात ना लगे। देखिए, बिलावल ने इस हुकूमत पे जो 16 महीने तक चली है उसके ऊपर तनकीद भी की थी, यानी ये इनके लिए कोई मसला नहीं है कि जिस हुकूमत का ये हिस्सा हो इलेक्शन में उसी हुकूमत के ऊपर ये चढ़ दौड़े। बिलावल ने 16 महीने की हुकूमत को वज़ीर ख़ारजा होने के बावजूद बाद में डिसोन भी कर दिया और उस हुकूमत के ऊपर तनकीद भी की। तो ऐसा लगता है कि अब जब दोबारा पीपल्स पार्टी को शामिल किया जाएगा तो उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है, नॉट अ बिग डील फॉर देम। वो दोबारा से इनके साथ शामिल हो जाएंगे, जब गालियां देने का टाइम आएगा तब इनको गालियां भी दे देंगे। फवाद चौधरी साहब अदालत में आए, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा जी 5 महीने भी ये हुकूमत चल जाए ना फॉर्म 47 वाली, तो ये बहुत बड़ी बात है। बात तो उनकी ठीक है, लेकिन इसको घसीटने वाले जितनी देर तक घसीटेंगे तब तक ये घिसटती रहेगी। जिस दिन इसको धक्का लगाने वाले और घसीटने वाले पीछे हट गए, उस दिन ये हुकूमत रेत की दीवार की तरह नीचे गिर जाएगी, क्योंकि जब वो पीछे से हटेंगे तो इमरान खान बाहर निकल आएगा, और इमरान खान बाहर निकल आया तो ये घरों में घुस जाएंगे या पाकिस्तान से ही भाग जाएंगे। इनके पास कोई और ऑप्शन बचेगा नहीं। एक और 2 खबरें हैं नाजरीन। एक तो ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो मज़ीद महंगी होने का खदशा है, पहले ही बहुत महंगा हो गया है, और बिजली की जो कीमतें कम करने की खुशखबरी सुनाई जा रही थी, पहले ज़्यादा बढ़ाते हैं फिर थोड़ी सी कम करके कहते हैं खुशखबरी है। जैसे आटे की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ाने के बाद थोड़ी सी कम की तो कहते हैं खुशखबरी है। कितनी आटे की कीमत बढ़ाई थी इन्होंने? 1800 से 1900 रुपए तक आटे की कीमत बढ़ाई थी एक बोरी पे, और जब 500 कम की तो इन्होंने छलांगे मारना शुरू कर दी, पता नहीं हमने क्या कर दिया है। वो रोटी जो एक दौर में 10 रुपए की मिलती थी, जिसको शहबाज शरीफ ने 2 रुपए का बेचने का एक दौर में ऐलान किया था, वो रोटी आज 15 रुपए की करके तो ये छलांगे मार रहे हैं, उल्टी छलांगे कि जी हमने बड़ी रिसर्च की है, हमने बड़ा काम डाला है और रोटी हमने सस्ती कर दी है। वो नान भाई एसोसिएशन कह रहे हैं जी कैसे करें सस्ती, पहले गैस सस्ती करो, बिजली सस्ती करो, पेट्रोल सस्ता करो, ये आटा जो है ये सस्ता करो, फिर हम रोटी सस्ती करेंगे। एक थैली को 500 रुपये सस्ता किया है, लेट्स सी इसका क्या इंपैक्ट आता है। एक दो और चीज़ें वो भी आपके साथ शेयर करनी है अगले वीलॉग में करता हूँ। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।